अस्सलाम वालेकुम। तारीख में साल 2023 मुल्की सियासी तारीख का स्याह तरीन साल लिखा जाएगा। ये साल कौमी अलमियों से भरा है। दुनिया ने देखा कि इस साल गोल्डन जुबली के मौके पर आईने पाकिस्तान को किस तरह पामाल किया गया और सिल्वर जुबली के मौके पर चागी के पहाड़ के मॉडल को किस तरह बर्बाद किया गया। अफसोस इस बात का है कि यह सब दुश्मन ने बाहर से आकर नहीं किया, बल्कि ये गुनाह हम पाकिस्तानियों के हाथों ही सरजद हुआ। आज यौम तकबीर है, वो दिन कि जिसकी बदौलत पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी ममालिक की पहली एटमी क़ुव्वत बना। आज ये एटमी क़ुव्वत चारों तरफ से सियासी, मुआशी, आइनी, अदालती और इखलाकी बहरान का शिकार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन तल्ख़ हक़ाइक़ से भी हमने कुछ न सीखा। आने वाला दिन हर दिन इस बहरान को और संगीन तरीन करता चला जा रहा है। इसी मौजू पर उस समेत बहुत सारी दीगर डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। अपने गेस्ट पैनल से आप सबका तारुफ कराता चलूँ। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख जावेद मीर साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त प्रोग्राम में तर्जुमानी करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद मीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शुएब शाहीन साहब। आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त वकील भी हैं। उनकी एक तवाना आवाज़ भी और आज के प्रोग्राम में तर्जुमानी करेंगे PTI की। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका भी। और लाहौर स्टूडियो चलेंगे। लाहौर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मियाँ आमिर हसन साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप तर्जुमानी करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक लेटेस्ट जो इस वक्त स्टेटमेंट चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इस वक्त सामने आया, उसके हवाले से मैं शुएब शाहीन साहब से बात करना चाहूँगा। शुएब साहब, बहुत सख्त किस्म के एलिगेशन जो है वो खान साहब ने इस वक्त लगाए। उनका कहना है कि PTI की ख़वातीन से जेलों में ज़्यादती की जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है कि अज़ख़ुद नोटिस लेकर उन्हें रिहा कराएं और 9 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि ज़िम्मेदारों का पता चले। इमरान खान ने कहा कि इंक्वायरी में हम अदलिया की भरपूर मदद करेंगे और जो ज़िम्मेदार होगा मैं आपको कहूँगा कि उन्हें सज़ाए मौत दी जाए। बहुत संगीन एलिगेशन इस वक्त खान साहब जो है वो पाकिस्तान की इस हुकूमत के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत के सामने आप कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार देखें। ना वकील करने की ज़रूरत है, ना अदालत में जाने की ज़रूरत है, ना गवाही देने की ज़रूरत है, ना कोर्ट से आर्डर लेने की ज़रूरत है, ना ज़मानत कराने की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है, आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, 2 लाइनें लिख के दे दीजिए कि जनाब हमारा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप बरी हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ। आप पिछले 1 हफ़्ते 10 दिन की सारी कारकर्दगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें और उसके मद्दे मुकाबिल अगर अदालत बरी कर दे, अदालत छोड़ दे, अदालत ज़मानत दे दे तो वो एक दफ़ा गिरफ़्तार होंगे, फिर वो जेल से उठा लिए जाएंगे, दूसरी दफ़ा उनको कोर्ट आर्डर करेगी, वो अदालत से गिरफ़्तार हो जाएंगे, तीसरी दफ़ा कोर्ट आर्डर करेगी, वो बेडरूम से उठा लिए जाएंगे, चौथी दफ़ा कोर्ट आर्डर करेगी तो उसके बीवी बच्चों समेत उसके बेटियों को भी उठा के ले जाएंगे और उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और थानों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और उनको विक्टिमाइज़ करेंगे। आप शीरी मज़ारी और उनकी बेटी ईमान मज़ारी की मिसाल सामने रखें, बाकी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन अगर ये मेयार है हमारे क़ानून का, हमारे इंसाफ का, निज़ाम का, हमारे मुल्क की तकदीर का, हमारे मुल्क के बुनियादी इंसानी हुकूक़ का, हमारे मुल्क के आइन की बालादस्ती का, हमारे मुल्क की कानून की हुक्मरानी का, तो मुझे बताएं कि फिर हम किस मुल्क में रह रहे हैं, किस मुल्क में हम क्या कहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये NRO नुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो जारी हैं, तो ये इनसे जो भी धुल के निकल रहा है वो पाको साफ हो गया, उसके ऊपर कोई वो कहीं पे भी अकाउंटेबल नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। अगर इस तरह का है तो फिर आपका जो वर्कर है उसका कौन पुरसाने हाल है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वर्कर्स के लिए आज आवाज़ उठाई है ना इमरान खान साहब ने। वर्कर्स के लिए ही हमने चैलेंज ऑलरेडी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें बाकी सारी चीज़ों को भी हमने चैलेंज किया है। तो हम ये समझते हैं कि देखें, तमाम इदारे रेस्पेक्टेबल हैं, तमाम इदारों का एहतराम होना चाहिए। उसमें फ़ौज भी शामिल है लेकिन उसके साथ साथ अदलिया भी शामिल है। अदलिया के अहकामात भी उसको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, उनकी भी इज़्ज़त उतनी ही है जितनी किसी और इदारे की है। तो क्या अदलिया एक तरफ आर्डर करती है और ये पार्लियामान में खड़े होकर उसका ठट्ठा उड़ाते हैं
उसकी ठीक है, जजेस की सर मैं आता हूं उस करते पॉइंट के ऊपर, जरा उनको उसको लिटरली हम गालियां डिस्कस देते करेंगे। हैं। मीर साहब और सबसे आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर उनके सामने कंटेनर लगा के उनके दरवाजे बंद करते हैं। सर आ सोशल जाता हूं मीडिया ना, भरा पड़ा है, उसको भी हम आपने डिस्कस लिटरली करेंगे, गालियां लेटर दी। ऑन डिस्कस करेंगे। जी मीर साहब, अब सूरत हाल ये अगर है तो बड़ी एक अनहोनी सी चीज़ है कि अब 3 साल जो है, पौने 3-4 साल आप मजे लूटे वजारतों के, उसके बाद 8 मई तक आप खान साहब के बिल्कुल साथ डट के खड़े हैं। 9 मई के इंसिडेंट के बाद एक आध हफ्ते के बाद जो है आप सिर्फ आके मजम्मत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद आप एक लॉन्ड्री से निकल कर चले जाते हैं। ये क्या सिलसिला है? फिर वो जो वर्कर है उसका कौन पुरसान हाल है जो अंदर पड़ा है? थैंक यू इमरान। सबसे पहले तो कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात जो समझने वाली है कि ये पीटीआई में जो लोग थे ये कौन थे और इसमें नज़रियाती कारकुन और नज़रियात कहाँ थे। इन्होंने तो पहले दिन से ही नफ़रत का बीज बोया और नफ़रतें पैदा की, अपने सियासी हरीफों को गालम गलोच की और सारे रास्ते ख़ुद बंद किए। आज खड़े हैं कि हमसे बात कर लो, हमसे नेगोशिएशन कर लो, हमें एनआरओ दे दो। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एहसास करें कि आपने इस मुल्क के साथ कितना बुरा किया है। आज आप कौम से माफ़ी मांगे, आज आप मियाँ नवाज शरीफ साहब माफ़ी मांगे, आज आप आसिफ जरदारी साहब से माफ़ी मांगे और अपने जो है लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करें। इस चीज़ की ज़रूरत है। ये आपकी जो हद दर्मी है उसकी वजह से आज आपके कारकुन भी जो है वो परेशानियों में हैं और आपकी पार्टी भी परेशानी में है। ये सिर्फ एक आदमी है जिसने जो है ना ये पूरे पॉलिटिकल फैब्रिक को इस मुल्क का ख़राब किया है। तो उनको जो है वो एक आदमी सिर्फ एहसास कर ले तो ये सब मामलात अपनी जगह खुद आके बैठ जाएंगे। जहाँ तक वो जो लोग हैं जो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो इनकी पहली दफ़ा नहीं हुआ, वो ऐसी बेशुमार पार्टियों में जाते रहें और आते रहें, तो ये उनके लिए कोई नई बात है नहीं। उनके लिए बेशक ये नई बात नहीं होगी, लेकिन जो पीटीआई का वर्कर है जो कि इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स और सारी चीज़ों के अंदर जाएंगे, जिनके ऊपर वो कहीं ना कहीं से तो प्रोवोक हुए, कहीं ना कहीं से तो वो उनके ऊपर उनको प्रोवोक किया गया, वो उनका कोई प्रोवोक करने वाला वो एक ही शख्स है पाकिस्तान में जिसने उन सबको प्रोवोक किया। आज वो अपनी सिम दुरुस्त करे। आज वो जो है अपने आप वो जो एक इमेजिनरी थ्रोन पे बैठा हुआ है उससे उतर के नीचे आ जाए। हाँ। और इस मुल्क में जेन्युइन सियासत समझे और समझे कि सियासत क्या है और यहाँ पे एक दूसरे का एहतराम करना पड़ता है, एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ती है। ये नहीं कि तुम जिसको चाहो गालियाँ दे दो, तुम्हारा वर्कर चाहे जिसको गालियाँ दे दे और आज तो और तुम्हारे को कुछ बोलना वाला नहीं है। तो ये जो इन्होंने कुछ किया है वो आज सबको सामने आ रहा है। मियां आमिर हसन साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है पॉलिटिकल फैब्रिक के ऊपर पाकिस्तान में हुआ और फिर अब जो मैसेज गया है पाकिस्तान में लोगों को, जिनका शऊर जो है वो बेदार हुआ था और इस तरीके से अब वो उनके ये हालात हैं, तो ये हमने क्या मैसेज दिया पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से? क्या पाकिस्तान में अब सियासी शऊर का लोग लेंगे या कानों को हाथ लगाएंगे? देखिए, सियासी शऊर तो लोग लेंगे, लेकिन अगर आप जहल को शऊर समझाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे तो उसे तो कोई नहीं मानेगा। देखिए, मई का महीना है, मैं 2 अलामतों की बात करता हूँ। एक अलामत है आज 28 मई यौम तकबीर। ये वो है कि जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने टूटे फूटे मुल्क में 38 दिनों के अंदर एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ता हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद लेके गई। 28 मई का दिन आया तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने धमाका करके पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का सबको बताया कि हम एक एटमी मुल्क हैं। तो ये जब मुल्क के अंदर भले आप मुख्तलिफ नज़रियात से हो, मुख्तलिफ जमातों से हो, लेकिन जब आपके सामने जो मुफाद हो वो रियासत का हो, इस्तेहकाम रियासत का हो, तो फिर आप सियासी मुफादात से बालातर हो के फ़ैसले करते हैं। लेकिन एक 9 मई है, 9 मई ये है कि मुझे इक़्तिदार में फ़ौज लाए तो फिर इंसानी हकूक़ जाएँ भाड़ में। अगर 40-40 साल किसी की एक जमात है उसे छुड़वाया जाए, गले में पटा डाला जाए तो बुनियादी हकूक़ जाएँ भाड़ में। अगर कोई बंदा पहचान ही उसकी कोई जमात है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, उसे छुड़वा के एक शख्स के दर पे उसे बिठा दिया जाए, भाड़ में जाए इंसानी हकूक़। लेकिन अब वो सारे लोग जो जिन्हें पंजाबी का मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करने दे, मुझे मिलता नहीं है, ये थोड़ दिले लोग हैं, बेपैंदे के लोटे हैं, बेज़मीर हैं। अगर ये हमारे नहीं थे तो ये इमरान खान के किस तरह हो सकते हैं? तो मैं और यही इलेक्टेबल्स आप जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं, वहां पे किंग्स पार्टी जो बन रही है वो वहां के लिए रुख करेंगे।
देखिए, किंग्स पार्टीज जितनी मर्जी इमरान भाई बने, बनती रही हैं, टूटती रही हैं। अब ये जिनका जो मुकद्दर है वो करते रहें। यही फ़र्क है पॉलिटिकल वर्कर होने में और ना होने में। आज हमारे दोस्त ये बड़ा ढंढोरा पीट रहे हैं कि अदलिया, कानून का मजाक, आइन का मजाक। कौन सी अदलिया जिसने खुद आइन का मजाक बना रखा है? चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगे और चीफ जस्टिस बजाय इसके के पीछे हटे, और अगर कोई कमीशन बनता है तो उस कमीशन पे स्टे दे दे। अगर कोई कानून उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को देखना चाहते हैं जो कि वो रूल्स के तहत एंजॉय कर रहा है, और अगर कोई कानून आए तो उस पर वो बैठ जाए, कुछ करने ना दे। एक 3 जिसे अदलिया किया गया है उसे कोई ऐसे लोग आपके तो सवाल मान को मैं सकते जरा हैं। आगे बढ़ाता हम हूं। जैसे नहीं मान शुएब सकते शाहीन जिन्होंने साहब की अदलिया तरफ की बढ़ाता आज़ादी हूं। के लिए शुएब कुर्बानियां साहब, दी। आज जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं खान साहब, 9 मई के वाकयात के हवाले से यकीनी उसके ऊपर बनना चाहिए, लेकिन ऑडियो लीक्स कमीशन भी एक बना था। अगर उसके ऊपर कुछ इख्तिलाफ था, उसके फॉर्मेशन के ऊपर इख्तिलाफ था, तो अभी भी जो इख्तियारात हैं, जो क़यादत है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, आला अदलिया के पास ही है। क्या उसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी? खान साहब उसको खान साहब ने चैलेंज किया। क्या ये ऑडियो लीक्स जो हैं ये तहकीक तलब नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं ज़रा आमिर साहब की एक बात का जवाब दे दूं कि वो ये कह रहे हैं कि ये बड़े बेज़मीर लोग थे जो छोड़ के गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मोहतरमा फ़ातिमा जनाब को भी अयूब खान साहब के ज़माने में गद्दार डिक्लेयर किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान जिसने 160 से ज़्यादा सीटें ली थीं तो उसको इक़्तिदार नहीं मिला, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 81 सीटों के साथ इक़्तिदार दे दिया गया। जंग की गई और उनको मुल्क दो लख्त हो गया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी नहीं बख्शा गया उसी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। जब उनको इक़्तिदार से अलग किया गया, आपको याद होगा कि तमाम जो इनके बड़े लीडर्स हैं, जो फाउंडर मेंबर्स थे इनके, जिसमें आप नाम लो मौलाना कौसर रियाजी, हफीज़ पीरज़ादा, आप आगे नाम लो रामे साहब, मुस्तफ़ा खार, मुस्तफ़ा जतुई, सब ने अपनी अपनी पार्टियाँ बना ली थी जिस वक्त ये ज़िंदा थे, लेकिन पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो आती है 1986 में, ज़्यादा ताकत के साथ सारे नए चेहरों के साथ वापस आती है। आज भी इमरान खान के साथ लोग ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं जितना ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। ये लोग छोड़ के जाते हैं, ये कह रहे हैं कि ये बड़े बेज़मीर हैं। भाई उनको तो आप ख़ुद एक्सेप्ट कर ले हो। उस्मान तरकाई आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपकी पार्टी में शामिल हो गया, और कई लोग कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता। तो अगर वो बेज़मीर हैं तो उनको अपने पार्टियों में क्यों ले रहे हो? खैर, बहरहाल मैं इसकी तफसील में जाए बगैर, आपने जो ऑडियो कमीशन की बात की है, मैं उसमें ख़ुद वकील हूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं, हाँ। और वो मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ। उसके मेरिट पे आपको कल और परसों पूरी तफसील के साथ मीडिया ने बताया है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आर्डर क्या दे दिया है। देखें, इसके अंदर 3-4 चीज़ें बड़े समझने की हैं जो लोग नहीं समझ रहे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है। पहली बात तो यह है कि इसमें सबसे पहले एक कानून मौजूद है। वो कानून है पाकिस्तान का 1996 का। उसके अंदर है कि आप फ़ोन टेपिंग कर सकते हैं कि जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो। नंबर 2, उसके बाद एक नया एक्ट बना, वो है फेयर ट्रायल एक्ट 2013। उसके अंदर कहा गया है कि जो सस्पेक्ट होगा दहशतगर्दी का, उसकी सर्वेलेंस आप कर सकते हैं, और उसके लिए एप्लीकेंट होगी हमारी एजेंसीज़, वो हाई कोर्ट के जज से वारंट साइन कराएंगी और फिर जा करके उसको फ़ोन टैपिंग करेंगी, और वो फिर फ़ोन टैपिंग करके वो अथॉरिटी होगी जो वो साबित होगा कि ये फ़ोन टैपिंग उसने की है, और वो उसको एडमिट करेगी, और उसके बाद उसकी अथेंटिसिटी आएगी, आगे चलेंगे। फिर इसके ऊपर अगर किसी ने अनऑथोराइजली फ़ोन टैपिंग करेगा तो फेयर ट्रायल एक्ट या सर्वेलेंस किसी भी ज़रिए से करेगा, फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के मुताबिक उसकी 3 साल सज़ा है। फिर 2016 में एक एक्ट बना जिसको पीका एक्ट कहते हैं, उसके मुताबिक भी उसकी सज़ा मुकर्रर है। फिर इसमें 4 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। बेनज़ीर भुट्टो केस की जजमेंट है, उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ ये डिस्कस किया गया है, उसके बड़े प्रिंसिपल्स हैं, मैं आप उसकी तफसील में जाए बगैर। दूसरी जजमेंट आपके सामने आती है कि इश्तियाक मिर्ज़ा का केस है, जो मलिक अरशद मलिक का केस भी था जो मरहूम फौत हो गया। उसके बारे में प्रिंसिपल्स तय हुए हैं कि किस तरह ऑडियो वीडियो
अगर कोई है तो किस तरह एडमिसिबल होगी। फिर काजी फायसा साहब का अपना इस पर केस मौजूद है। एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 2019 में फैसला दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपहोल्ड कर दिया था। ये सारे कवानीन और आइनी क्वेश्चंस हैं, इर्रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी कमीशन दुरुस्त है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कहाँ कॉन्सेप्ट वायलेट हुआ है, आर्टिकल 209 का लॉ आइन वायलेट हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस एंड लीगल क्वेश्चंस हैं जो कि अभी अंडर डिस्कशन है और अगले हफ्ते में केस लगा हुआ है। तो ये लिहाजा अगर उन टेस्ट को कोई क्वालिफाई करेगा तो फिर आप आगे जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता और कि आप कोई ऐसी अनऑथोराइजली ऑडियो वीडियो लीक करें, उसमें से एक पॉइंट उठाएं और उसको जोड़ के दूसरे पॉइंट के साथ मिला के किसी को आप पहले डिफेम करें और उसकी ऑथेंटिसिटी बाद में आएगी कि क्या ये दुरुस्त थी या गलत थी। तो पहले तो ये तो कोई आकर बताए कि ये किसने टेप की है, फिर ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन उसके बाद आएगा। जो इस पे लॉ है, सुने, लॉ को वायलेट करके आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन उसकी विरासत के बारे में एज ए होल वो टीओआर में ये शामिल ही नहीं है ये बातें। ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझता आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया, योर पॉइंट टेकन। जावेद मीर साहब, असल चीज ये है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है तो सोर्स क्या है, ये सब किया किसने है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है इस वक्त शुएब शाहीन साहब का। देखिए इमरान, इस वक्त जो जिस तरह की नफ़रत भर दी गई है कुछ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में, और वो एक ही आदमी ने भरी है, तो ये आज वो वक्त है कि जब वो तौबा करें और तस्लीम करें कि यह मेरी गलती है, और ये दहशतगर्दी से तौबा करके और आवाम को बताएं कि ये आइंदा इस तरह की बात नहीं होगी, तब तो ये आगे बात चलेगी। नहीं, इससे पहले हमने देखा कि बार में और बेंचेस में बड़े डिफरेंसेस इससे पहले भी नहीं इमरान, ये इसका कसूरवार भी एक ही आदमी है, इमरान खान, जिसने ये डिवाइड, देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ, ये डिवाइड जुडिशरी में भी डिवाइड पैदा करने वाला आदमी, ये वकला में भी डिवाइड, जो वकला बड़े मुतहद होते थे, इससे पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहा वकला में, जब या बार के अंदर, बार में इस वक्त जो डिवाइड है, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये डिवाइड नहीं थी। ये इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो क्रिटिसाइज़ किया, सर्विंग ऑफिसर्स के ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ किया, उनको बुरा भला कहा। हाँ। तो ये सब चीज़ों से आपको जो है हटना पड़ेगा पीछे, आपको मामलात जो है वो क्लियर करके देने पड़ेंगे लोगों को कि ये इस तरह की सियासत इस मुल्क में नहीं होती है, कि एहतराम एक दूसरे का रखा जाता है और आगे बढ़ा जाता है, वो वे फॉरवर्ड होता है। आप हर किसी से कहेंगे मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करना चाहता, सबको आप डिग्रेड करें, और आज आप देखें आज आप कहाँ खड़े हैं, आप एक बंद गली में आके फंस गए, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। नहीं, बहरहाल ये डिवीजन जरूर है, लेकिन एक ही शख्स को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देना। जी आमिर हसन साहब, आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी बार और बेंचेस में डिफरेंसेस रहे, लेकिन विद इन द बार, विद इन द बेंचेस, और फिर ये शेख साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही बंदे ने किया है जो कुछ भी किया है। देखिए, पोलराइजेशन तो है, और पोलराइजेशन क्यों है? पाकिस्तान के अंदर जब भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है उसके नुकसानात होते हैं। अभी मैं शुएब साहब ने जो कहा उस तरफ भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कहता हूं कि इस पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए ही COD आया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कदम बढ़ाया था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमें कोर्ट्स के अंदर चक्कर लगवाए। सुबह एक शहर में, दोपहर एक शहर में अदालतों के अंदर मोहतरमा जाती थी, उन्हीं के साथ हमने COD भी किया। क्यों? जमहूरियत के लिए और मुल्क के अवाम के मुफाद के लिए कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो मैं समझता हूँ कि पोलराइजेशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। अब ये जो बढ़ा दी गई है इस हद तक, देखिए आज तो शुएब साहब को बड़ा गद्दारी का वो कहते हैं कि जी फ़लाँ गद्दार, फातिमा जिन्ना पे, देखिए पीपल्स पार्टी ने तो कभी किसी को गद्दार कहा नहीं, और हमने तो हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है। शुएब साहब जहाँ कानून के तालिब इल्म हैं, मुझे उम्मीद है कि तारीख़ के भी तालिब इल्म होंगे, तो वो जानते हैं कि जिसने कहा था गद्दार कहाँ से शुरू हुआ। अभी इन्होंने भुट्टो साहब और मुजीब का हवाला दे दिया। देखिए, मुजीब को जेल से किसने छुड़वाया? भुट्टो साहब ने। मुज़ाकरात किसने किए? भुट्टो साहब ने। अब भुट्टो साहब उसे इक़्तिदार तो नहीं दे सकते थे, उससे पहले उसने अपने 6 पॉइंट्स के साथ रियासत के ख़िलाफ़ मुक्ति बाइनी के ज़रिए अलहदगी की तहरीकें शुरू कर दी। अच्छा, आज के ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं शुएब साहब, ये कौन बांट रहा है? ये कोई शख्स है जो मुल्क के इदारों को भी मीर जाफ़र, मीर सादिक कहता है। ये मीर जाफ़र कौन था? मुहिब्बे वतन था। मीर सादिक कौन था? मुहिब्बे वतन था। और अलामत क्या इस्तेमाल हुई? वो जिस सिपा सलार था उसका। तो ये किसे कहा जा रहा है? देखिए, ये किसने सिलसिला शुरू किया है? मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये दुश्मन है। मैं मोदी से तो हाथ मिला लूँगा, लेकिन मैं अपने सियासी मुखालिफिन के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो मैं समझता हूँ इस पोलराइजेशन तक ले के जाना, एहतजाज सबका हक है, लेकिन इमरान खान गुमराह ना करें।
GHQ तक कोई नहीं जाता जनाब। हमसे ज़्यादा तो किसी को जान के ऊपर लाले नहीं पड़े। इन्होंने बातें की हैं अभी। हमने जी पार्टियां, बिल्कुल पार्टियां नहीं ख़त्म होती शुएब साहब, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियां हो, उनके पास पॉलिटिकल नज़रिया हो, उनके पास कोई कायद हो जो कहे कि मौसम आया तो नखलेदार पे मीर सरे मंसूर ही का बार आया। लेकिन कोई गर्दन बचाने के लिए सर पे बाल्टी रख ले तो फिर उसकी पार्टी ख़त्म हो जाया करती है। वो मुशर्रफ हो उसकी भी ख़त्म होती है, वो कोई क्यू लीग हो वो भी ख़त्म होती है, वो कोई रिपब्लिकन हो वो भी ख़त्म होती है। भुट्टो के लहू ने ख़त्म नहीं होने दी, बेनज़ीर की जद्दोजहद ने ख़त्म नहीं होने दी, सखर के अंदर 7-7 साल काटी गई जेलें, और कभी रोना नहीं डोया कि गर्मी बड़ी लगती है कैसे गुजरेगा। हफ्ते के बाद इन्हें जान के लाले पड़े हुए हैं। ये हमें कहानियाँ ना सुनाएं। बात इतनी है, हम चाहते हैं अगर PTI पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को साबित करे तो पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन जो रियासत के हर इदारे के साथ लड़े, जो रियासत की हर सियासी जमात के साथ लड़े, जो रियासत के हर सियासी नज़रिए के साथ लड़े, उसके साथ किस तरह गुफ्तगू शनीद हो सकती है। हम बैठे थे गुफ्तगू के लिए, किसने ख़त्म किए मुज़ाकरात, किसने ख़त्म करवाए मुज़ाकरात? कौन कौमी असम्बली तोड़वाता है, कौन पंजाब असम्बली तोड़वाता है, कौन KP के असम्बली तोड़वाता है, कौन जलाओ घेराव करवाता है, कौन बिजली के बिल जलाता है, कौन मीर जाफर मीर सादिक कहता है, कौन मुल्क के 3 टुकड़े करवाना चाहता है, कौन मुल्क को डिफॉल्ट करवाना चाहता है। एक शख्स नहीं है तो कौन है भाई? आपकी अपनी कम्युनिटी जो है वो खान साहब को इसका इल्जाम, मोरिद इल्जाम ठहरा रही है पॉलिटिकल पोलराइजेशन का। देखिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हर ज़माने में रही है। हम लड़के थे, बच्चे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन थी। एक भुट्टो से इश्क करने वाला था, दूसरा उससे शदीद नफ़रत करने वाला था। उससे आप आगे आएँ, मोहम्मद ख़ान जुनीजो को पैदा किया गया, दरियाफ़्त किया गया, उसके बतन से नवाज शरीफ साहब को पैदा किया गया। PMLN जब पॉपुलर हो गई, PMLN और आपके सामने IGI किसने बनवाई थी, और वो सब पार्टियों को इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया गया, पैसे दिए गए, और उसके बाद वो तो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसकी तफसील में जाए बगैर। और जो शहबाज शरीफ साहब के लेटेस्ट बयानात हैं उनको ज़रा आप उठा लें कि किस तरह उन्होंने जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे निकलवाने थे, और सब ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए। बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट है मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो ट्रू लीडर थी। लेकिन आपको ये भी एक याद होगा, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो कर लिया, लेकिन अभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साइन अभी खुश्क नहीं हुए थे। इन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ मुलाकात भी की और NRO भी ले लिया, और जिसको NRO को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ख़त्म किया, फिर उनकी शहादत हो गई इस दौरान। लेकिन बात यह है कि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है, जो जमहूरी ताकतें हैं, वो आपस में ना बैठें। हम कहते हैं सारी आपस में बैठें। खान साहब के ऊपर बहुत इल्ज़ामात इन्होंने लगा दिए। मैं ये बताएं कि PDM के तमाम लीडरों ने ये ऑफ़र नहीं की उनको, क्या कौम से वादा नहीं किया? सारे इनके आप क्लिप्स उठा लें जिन्होंने कहा कि आप 2 असम्बलियाँ तोड़ें, अगले ही दिन नेशनल असम्बली का आप इलेक्शन ले लें। जिस दिन वो आया यहाँ रावलपिंडी में इमरान खान, उसने कहा कि मैं 1 महीने बाद असम्बली तोड़ूंगा, और लेकिन उससे पहले मेरे साथ बैठ के इस इशू पे आप मुज़ाकरात करें और बैठ के कोई डेट तय करें। तो हो सकता इन्होंने है कहा नहीं, आप जो असम्बलियाँ रिजॉल्व तो करेंगे। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। क्या कौम से किया हुआ वादा आप अपने हल्फ की पासदारी नहीं करेंगे? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ है, जो अपने वादे का पाबंद नहीं वो हम में से नहीं। तो जो आप कौम से किए हुए वादे की पासदारी नहीं करेंगे तो आप कैसे सियासतदान हैं? और इन्होंने जब वादा करके इन्होंने फिर दूसरी बात की, इन्होंने कहा हम ना अदम एतमाद लाएंगे ना एतमाद के वोट का कहेंगे, आप असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करें, हम आपके दोनों सूबों में इलेक्शन करा देंगे। फिर ये अदम एतमाद भी लाए, एतमाद का भी कहा। फिर जब अदम एतमाद ख़त्म हो गया, एतमाद का वोट ले लिया परवेज़ इलाही ने, उनको सबको पता था इन्होंने असम्बली डिज़ॉल्व करनी है। उसके बाद उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, हम 90 डेज़ में इलेक्शन कराएंगे। जब इलेक्शन की बारी आई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ये कहते हैं हम नहीं कराते। आइन कहता है इलेक्शन कराएं 90 डेज़ में, ये कहते हैं हम नहीं कराते। अच्छा, मैं ये कहता हूँ 2 वजूहात थी कि जनाब फ़ौज हमारे पास बॉर्डर्स में बिजी है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं दे सकते, नहीं करा सकते। अब तो आपने 245 लगा दिया, अब आप इलेक्शन में चले जाओ।
21 बिलियन रुपीस नहीं दे सकते क्योंकि ख़जाने में पैसे नहीं है। अब तो आप कहते हो, जब गवर्नर स्टेट बैंक आया उसने कहा जी हमारे पास ये अमाउंट, इतने अमाउंट पड़ी हुई है, ये अमाउंट बनती है 0.02%, हम किसी भी वक्त दे सकते हैं, उन्हें एयरमार्क भी कर दिया, अब आप दे दो। अब तो आपके बकौल इमरान खान की पार्टी तन्हाई का शिकार हो गई है ना, आपके बकौल उनके वोटर भी कम हो गए हैं। अब चले जाओ, आपने 14 मई को इलेक्शन नहीं कराया, चले 14 जून को इलेक्शन करा लो पंजाब का, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कौन पार्टी किस जगह पे खड़ी हुई है। देखें आप जी जरा मीर साहब से लेना, जावेद मीर साहब वो कह रहे हैं कि जनाब आप वादा खिलाफी करके मुकरे, आइन शिकनी आप लोगों ने की और फिर उसके बाद इलेक्शन से भाग रहे थे, पहले भी भाग रहे थे और आज भी भाग रहे हैं इलेक्शन से। शेख शाहीन साहब कह रहे हैं इलेक्शन की जो डेट है वो सबको पता है और सब बता चुके हैं कि ये अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और एक ही दिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। आपको लग रहा है कि अक्टूबर में होंगे? जी बिल्कुल, जो बात सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्टिंग पीटीआई इस बात पे एग्री है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए। जहाँ तक बात शायद इमरान खान साहब को आज तक समझ नहीं आ रही कि आपने जो है अब ये जो सारे जो जिस तरह आपने लोगों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, लोगों को और इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ये सियासत छोड़नी है। आप आ जाएं सीधा सामने। वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात कमेटी बनाई है ना, मुज़ाकरात कौन सी कमेटी? खुद बोले आओ मैं बात करने को तैयार हूँ। ये जो आपका ड्रामा है कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा और मैं बात नहीं करूंगा, आप हट जाओ इस चीज़ से और आ जाओ, जो ग्राउंड रियलिटी है वो समझ लो कि आपको खुद सामने आ रहा है। आज आप मैं आपको वे फॉरवर्ड मैं बताता हूँ। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगा। वे फॉरवर्ड क्या है जावेद मीर साहब से पूछेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी जावेद मीर साहब, वे फॉरवर्ड आप बता रहे थे, उससे पहले मैंने कहा कि खान साहब ने तो बाकायदा टीम बना दी है, अपनी मुज़ाकराती टीम। आप कह रहे हैं कि वो खुद आए, खुद मुज़ाकरा किससे? शहबाज शरीफ साहब से खुद करें कि किससे करें? टीम है इसके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये जो है इनइफेक्टिव टीम है, ये ना इमरान खान के सामने बात कर सकते हैं और ना इमरान खान को बात समझ आनी है, इनको खुद आना पड़ेगा सामने। मैं वे फॉरवर्ड बताता हूँ। आज वो व्हाट्सएप मैसेज भेजें मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को कि यहाँ मैं अपनी गलतियाँ तस्लीम करता हूँ, मैं खुद आप लोगों से बैठ के बात करने को तैयार हूँ। आज वो कहे कि मैं चार्टर डेमोक्रेसी पे यकीन रखता हूँ, मैं भी साइन करने को तैयार हूँ, ये खुद ही चीज़ें मामला ठीक हो जाएंगे। आपने जो है अपनी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है। आप समझते हैं ये जो सियासी बहरान, फिर उसके बाद मुआशी बहरान से सियासी बहरान, सियासी से अदालती से आईनी बहरान, इतने सारे बहरान हुए, ये व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर सब अंडू हो जाएगा, आप समझते हैं क्या? बात तो चलेगी और मुझे पता है मियाँ नवाज शरीफ साहब का वो बहुत बड़े दिल के हैं। जिस वक्त वो उनको ये फीलिंग आएगी कि हाँ ये इमरान खान को एहसास हो गया अपनी गलतियों की, वो उसको ज़रूर चांस देंगे कि वो बात करे और उससे फिर बात करेंगे। मगर जिस तरह वो डिवाइड पैदा करता रहा है और नफरत फैलाता रहा है, तो वो चाहते समझता है कि उसकी कोई एक कमेटी से कोई बात करेगा, उसकी कोई कमेटी आमिर हसन साहब कोई बात, इतनी दहशत मुल्क में दहशतगर्दी के बाद उस कमेटी से कोई बात करने को तैयार नहीं। वो तो कह चुके हैं ना कि सियासतदानों से बात होती है और खान साहब से बात करने के मूड में नहीं है। बहरहाल आमिर हसन साहब, बात सारी ये है कि एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपको भी वाकई लग रहा है कि अक्टूबर में या इस साल इलेक्शन होंगे, और दूसरा ये कि मुज़ाकरात के लिए खान साहब अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे करके और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे उसके बाद आगे बढ़ेगी, ऐसा कहाँ होता है? देखिए इमरान साहब, एक तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि अक्टूबर के अंदर आइन के तहत इलेक्शन होंगे, और अगर इससे आगे बढ़ा गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो उस मंसूबे का हिस्सा होगी और ना उस हुकूमत का हिस्सा होगी, क्योंकि हम आइन देने वाली जमात है। जहाँ तक पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस की बात है, वो तो भी हल तलब मामला है, उसकी जो असम्बलियाँ डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज है। देखिए जनरल इलेक्शन के ऊपर आ जाए ना सर, जनरल इलेक्शन के ऊपर आ जाए। नहीं, पहले मुझे एक बात सिर्फ कर लेने दें, कानूनी नुक्ता है। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वो कौमी असम्बली अगर उन्होंने तोड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर आइनी है, तो इमरान खान कौमी असम्बली नहीं तोड़ सकते थे, वो पंजाब असम्बली कैसे तोड़ सकते थे? वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उनकी इमा पे कैसे टूट सकती थी? तो ये तो भी हल तलब है, अतर मिन अल्लाह साहब ने कहा, और अब चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि ये मामला हल तलब है। अब दूसरी बात मुज़ाकरात की, देखिए इमरान साहब, हमारी तो हिस्ट्री रही है, हम मुज़ाकरात करते हैं। अगर MQM का एक ग्रुप मुज़ाकरात वाला हो तो हम उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं, और एक लड़ाई वाला हो तो फिर नसीरुल्लाह बाबर की क़यादत में हम लड़ते हैं। हम TTP के साथ लड़ाई करते हैं और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करते हैं। अब PTI को साबित करना है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है,
जब वो साबित करेगी कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एजेंडा पॉलिटिकल है, जलाओ घेराओ तशद्दुद नहीं है, TT-PTI के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर कहता हूँ, TT-PTI के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI पहले अपने आप को दहशतगर्दों से, तखरीबकारों से अलहदा करे, तखरीबकारी के एजेंडे से अलहदा करे। खान साहब कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाइए, करे। जुडिशियल कमीशन बनाइए, तहकीकात कीजिए 9 कोई मई की, जरूरत नहीं है और जो जुडिशियल मुलव्विस कमीशन होगा, बनाने की। जो मुलव्विस होगा उसके लिए मैं खुद कहूंगा इसको फांसी चढ़ा दो। खान साहब तो ऑफर इमरान साहब, ये कितना बड़ा मजाक है कि जुडिशियल कमीशन जहां पे ज़रूरत थी, सीनियर मतलब चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात थे, गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया सीनियर मोस्ट जज के सरबराही में, वही उसे सरबराही कर सकता था, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन किसी ने GHQ पे हमला किया, कमीशन बना दो। किसी ने कोर कमांडर हाउस जला दिया, क्यों जी? क्या पाकिस्तान के अंदर लॉज नहीं है? सिर्फ 3 जज हैं पाकिस्तान में, हर कमीशन में वो बैठ जाएंगे, उन्हीं के छत्रछाया में फैसले होंगे। ये तमाशा अब नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त। एक आखिरी बात इमरान साहब, एक आखिरी बात, अगर इमरान खान का जनरल सेक्रेटरी अपने आप को अलहदा करता है, इमरान खान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमरान खान की दहशतगर्दी से खुद को अलहदा करता है, उसका तर्जुमान खुद को अलहदा करता है, उसकी कोर कमेटी की अक्सरियत खुद को अलहदा करती है, तो फिर जो पॉलिटिकल फिगर्स TT-PTI से अलहदा होंगे, PTI बनेंगे, उनसे जरूर मुज़ाकरात होंगे। यानी इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो अलग हो रहे हैं वो अगर पार्टी बनाते हैं, वो पार्टी में आते हैं तो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। जो इस वक्त ये NRO बकौल आपके NRO प्रेस कॉन्फ्रेंस से धुल के निकले, जो तशद्दुद और दहशतगर्दी से अलहदा हो रहे हैं, जो तखरीब के एजेंडे से अलहदा हो रहे हैं, जो मुल्क के इदारों को जलाने पे, आइन को तोड़ने पे, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल, देखिए किसने कहा 3 टुकड़े होंगे, किसने कहा डिफॉल्ट होगा, किसने कहा मैं जला के रख दूंगा, किसने कहा मैं उल्टा लटका दूंगा। जजों को भी कहा। जरा बढ़ते हैं शुएब साहब की तरफ। 2-3 चीजें। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जनाब साबित करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो एक सियासी जमात है और बहुत बड़ा बार है फिर उसके लिए अपने आप को साबित करने के लिए। फिर दूसरा ये कि क्या आप भी ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे, इसी साल होंगे, 2023 का साल जो है वो इलेक्शन ईयर होगा। एंड थर्ड कि मुज़ाकरात जो है, खान साहब इस वक्त पेशकश कर रहे हैं मुज़ाकरात की, लेकिन मसला ये है कि मुज़ाकराती टीम के 7 मेंबर्स में से 3-4 मेंबर जो है वो आपके रूपोश हैं। मुज़ाकरात किससे करे फिर हुकूमत? पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात से मैं सवाल का जवाब दूं कि इन्होंने तो कहा है वो तो गद्दार है, गद्दारी के इन्होंने बैनर्स लगा दिए। क्या बैनर्स लगाने से कोई गद्दार हो जाता है? भाई आप आइए ना, इलेक्शन में मुकाबला कीजिए, आपको इलेक्शन के रिज़ल्ट बता देंगे। पाकिस्तान का वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, वाहिद फेडरेशन की अलामत है वो इमरान खान है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर तक दोनों सूबों की उसने अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी। नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और बाकी दोनों सूबों में उनकी सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी है और सेनेट में सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी है। वाहिद फेडरेशन की अलामत है वो है इमरान खान। बाकी तमाम ये PDM की जमातें, एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सारे मिल के उसको गिराने में लगे हैं। तमाम पोल्स आप उठा लें, आपको 90%, 80 to 90% अगर पॉपुलरिटी है तो इमरान खान की है। और अगर इनको ज़्यादा शक है तो मैंने पहले चैलेंज किया ना कि आप 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सके, चले आप 14 जून को करा लें। आपको रिजल्ट, आज तो आप समझते हो ना कि एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है, आज तो आप समझते हो कि पूरी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके ज़ोर पे आप उनकी पार्टी को भी तोड़ चुके हो, तो आप इलेक्शन में जाइए, उनके वर्कर्स का मुकाबला कीजिए, आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 2 सूबों में तो अपनी हुकूमत बनाए ना, KPK में और पंजाब में, लेकिन आप डरते फिर किससे हैं? और दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना कि मुज़ाकरात की, भाई मुज़ाकरात में अगर ये संजीदा हूँ तो मुज़ाकरात एक दिन में हो सकते हैं, लेकिन इनकी संजीदगी नहीं है। पहले भी इन्होंने टाइम बाई करने की कोशिश की ताकि वो कंटेम्प्ट से निकल सकें और 14 मई के इलेक्शन से पीछे हट जाएं और लेकिन शुएब साहब जिस चीज़ को अभी आप हम 8 अक्टूबर के इलेक्शन से आगे लेके जाएं, जिस चीज़ को अभी आप बहुत अच्छे तरीके से बयान कर रहे थे असेंबली तोड़ने के हवाले से कि उसने अपनी 2 असेंबलियाँ उन्होंने तोड़ी, ये मुझे बताइए, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी सियासी गलती थी, बहुत बड़ा जो है वो एक ब्लंडर जिसे कहेंगे कि खान साहब की असेंबलियाँ तोड़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी उसी सियासी हिकमत अमली से हुआ। तो आप कैसे उसको क्रेडिट पे इस वक्त गिनवा सकते हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने आइन के पहली बात है, इन्होंने कौम के सामने इन्होंने वादा किया कि नेशनल असम्बली का इलेक्शन या पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन चाहिए, तो आप 2 असम्बलियाँ तोड़ें, उन्होंने तोड़ दी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं आइन को सामने रखकर। आइन के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। अब अगर सिविलियन मार्शल लॉ लगा के ये आइन को जो मुअत्तल कर चुकी है PDM की जमातें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट, ये मिल के आइन के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान क्या कर सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये खड़े हो गए हैं कि जी हाँ, हमने नहीं इलेक्शन कराने, नहीं कराने। और तीसरी बात ये है कि मुझे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने 3 दिन पहले कहा कि जी आप तो 8 अक्टूबर का इलेक्शन भी हम नहीं करा सकते, इन्होंने खुद कहा। तो बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जिस तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है, जिस तरह के आइन की पामाली हो रही है, जिस तरह के हालात क्रिएट किए गए, मुझे ये बताएं, माशी ब्रेकडाउन आपका हो चुका है, इसका क्या हल है? पिछले साल का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना नोटिफिकेशन है 6.1% GDP ग्रोथ थी। आज इनका अपना नोटिफिकेशन है 0.29% है आपकी GDP ग्रोथ। ये आपने मुल्क की तबाही कर दी है, गरीब आदमी को खाना नहीं मिल रहा, बेरोजगारी उरूज पे है, आपका इंपोर्ट सारी की सारी आपने मीर बंद कर रखी है। साहब की तरफ वक्त की कमी, लास्ट वर्ड मीर साहब में वाहिद हल है जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बड़ी हैरत होती है ये सारी बातें सुन के। पॉपुलैरिटी, आज वो वॉल ऑफ शेम देखें आज जो पूरे पाकिस्तान में लगी हैं, और जिस तरह लोग अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं, किस तरह जूते बरसा रहे हैं वो वॉल ऑफ शेम पे, तो किस पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं? ये तो करा लेना इलेक्शन, फिर ये इसका इलेक्शन फैसला करेगा ना, टाइम आप पे और मैं होंगे, करेंगे। मामलात पे होंगे। और देखिए, हम क्या टीवी में बैठ के फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा? ने ये पहला इलेक्शन नहीं लड़ना, इससे बहुत अच्छे टाइमों में और बुरे टाइमों में भी नून लीग ने इलेक्शन लड़े हैं और हमेशा असेंबलियों में गए हैं। तो ये तो इनको ये जब इलेक्शन होंगे तो इनको समझ आ जाएंगी ये सारी बातें। ये आज ये कहना बहुत आसान है, बट जो प्रॉब्लम है वो प्लीज़ प्रॉब्लम को समझें। प्रॉब्लम ये है कि आपने कोई इदारे को नहीं बख्शा है, आपने आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया है, आपने दहशतगर्दी की है, आपको हिसाब देना है, पहले हिसाब दें। ये सारी बातें जब बाद में होंगी, जब आप कहें कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैंने दहशतगर्दी नहीं की है, आइंदा नहीं करूँगा। आज आपसे आवाम जो है हिसाब मांग रही है उस दहशतगर्दी का, कि वो जो दहशतगर्दी हुई है इस मुल्क में उसका जवाब दें। और जो लोग जो जेलों में गए हैं, जो इस वक्त लोग हैं, वो आपकी गलतियों की वजह से, आपके उकसाने पे गए हैं। आपने तो उन लोगों से हाथ उठा लिया, आपने तो कह दिया हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उकसाया आपने, उनको इस नहज पे पहुंचाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी, इस वक्त बैरिस्टर मियां आमिर हसन लाहौर से, एडवोकेट शेख जावेद मीर कराची से और शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन दुआ यही है कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम सुख का सांस ले, मुल्क आगे बढ़े एक मुस्तहकम अंदाज में। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।